अवध की कला संस्कृति, वहाँ की परंपराओं और वहाँ के इतिहास को अपनी फिल्मों के जरिए बेहद खूबसूरती से सामने लाते रहे हैं फिल्मकार मुजफ्फर अली साहब। मुजफ्फर अली एक पेंटर भी हैं, एक फैशन डिजाइनर भी हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इस बार हमने बात मुलाकात में चर्चा की है मुजफ्फर अली साहब से तमाम मुद्दों पर। तो देखते हैं बात मुलाकात मुजफ्फर अली के साथ। अगर आपको मुकम्मल तौर पर अवध की संस्कृति, तहजीब, कलाकारी, दस्तकारी और इतिहास की खूबसूरती को समझना हो तो मुजफ्फर अली की दुनिया में आइए। एक बेहद संवेदनशील और जिंदा दिल फिल्मकार, कलाकार, फैशन के पारखी, कला संस्कृति और धरोहरों के लिए पूरा वक्त लगाने वाले मुजफ्फर अली। अगर आप उन्हें महज उमराव जान वाले मुजफ्फर अली के नाम से पहचानते हैं या फिर गमन, अंजुमन या जानिसार जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्मकार के तौर पर जानते हैं तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। फिल्म की कला उन्होंने कोलकाता में सत्यजीत रे के साथ काम करते हुए सीखी। उन्हें अपनी फिल्म में हर काम खुद करना पसंद है, मसलन कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर कैमरे के हर एंगल और शॉट्स तक, स्क्रिप्ट से लेकर रिसर्च तक और संगीत से लेकर संवाद तक। मुजफ्फर अली 75 की उम्र में भी किसी युवा ऊर्जावान कलाकार से कम नहीं। अवध की रियासत कोटवारा के मौजूदा राजा हैं मुजफ्फर साहब, लेकिन अंदाज एकदम फक्कड़ कलाकारों वाला, हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने को बेचैन। सियासत में भी उन्होंने किस्मत आजमाई, चुनाव भी लड़े, लेकिन फिर एक कलाकार के जीवन में वापस लौट आए। निजी जिंदगी में सबसे पहले सुभाषिनी अली आई और अब उनकी हमसफर है मीरा अली। मुजफ्फर साहब रंगों से खेलते हैं, प्रकृति को जीते हैं, मोहब्बत की संस्कृति और तहजीब की सांसें लेते हैं और देश के हर कोने की संस्कृति और परंपरा को सहेजने, आगे ले जाने और इसके लिए नए आयाम तलाशने में लगे रहते हैं। अपनी रियासत कोटवारा को उन्होंने ब्रांड बना दिया है। अपने रूमी फाउंडेशन के जरिए वो लगातार इसके लिए काम करते हैं। हर साल नवाब वाजिद अली शाह के नाम से लखनऊ में संगीत समारोह करते हैं। आज जो तूफान चला जाएगा, अंधेरा भी है मेहमान चला जाएगा। फैशन की दुनिया में उनका खास पारंपरिक अंदाज अपनी पहचान बना चुका है। एक बेहतरीन पेंटर के तौर पर वो पहले से जाने जाते रहे हैं। अवार्ड्स की लंबी फहरिस्त है, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर से लेकर पद्मश्री तक। मुजफ्फर अली का काम बदस्तूर जारी है, पूरी ऊर्जा और उम्मीदों के साथ। आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्मकार, पेंटर और बहुआयामी प्रतिभा के धनी मुजफ्फर अली साहब। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फर साहब, हम अब बातचीत की शुरुआत आपके फिल्मी सफरनामे से ही करना चाहेंगे। अवध की संस्कृति को आपने अपनी फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उतारा। आपको एक फिल्मकार तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ी, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, फिल्म बनाना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। दिमागी तैयारी, फिर आर्थिक तैयारी, ये तमाम सब चीज़ों को इकट्ठा करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ख़ास तौर से जब आप एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हो जो आपके दिल से जुड़ी है, समाज के ख़ास दर्द से जुड़ी है, तो उसमें दिक्कतें तो बहुत आती हैं। तो पहली फिल्म जो मैंने बनाई थी वो गमन थी, और गमन एक ऐसी फिल्म थी कि जिसको आम तौर से कोई कमर्शियल टर्म्स में उसको कहीं से भी एक्सेप्टेबिलिटी मिलने के चांसेस ही नहीं थे। लेकिन मतलब मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैंने गमन बनाई, क्योंकि अगर ये एक सही कदम था, एक दिल से जुड़ा हुआ कदम था कि मैं एक दर्द जो महसूस कर रहा था समाज के बारे में कि गांव क्यों टूट रहे हैं
और गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उसमें जो गमन ने मुझे रास्ते दिखाए, जो गमन ने मुझे संगीत से जोड़ा, जो गमन ने मुझे शायरी से जोड़ा, वो कोई चीज़ और नहीं जोड़ सकती थी। यही कहा जा सकता है कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक़ में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो अगर कोई और कदम उठाता तो शायद मंजिल हमें आज तक ढूंढती रहती। लेकिन ज़ाहिर मंजिलें तो दूर होती, लेकिन कम से कम ये एहसास होता है कि रास्ता जो है शायद सही है। गमन के बाद आपने जो सबसे आपकी मशहूर फिल्म रही अभी तक, उमराव जान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एक तूफान सा खड़ा कर दिया। इतनी खूबसूरत फिल्म आपने बनाई और रेखा को आपने जिस तरह से पेश किया, उसके बाद उनकी एक पहचान बनी। उमराव जान बनाते वक्त आपको जो मुश्किलातें आई या फिर जो ख़ास तौर से उस संस्कृति को आज के संदर्भ में उठाने में जो दिक्कत आई, वो क्या थी और आपने उसको किस तरह से जिया? हिंदुस्तान में जो फिल्मों के साथ चुनौतियां होती हैं, वही उसमें भी चुनौती थी, जो आज तक वही उसी शिद्दत से वो चुनौती जिंदा है और महसूस होती है। वो है कि जिन लोगों के पास पैसा है, उनकी सोच इतनी गहरी नहीं है कि वो डरते हैं कि कहीं पैसा गलत चीज़ पे ना लग जाए, कहीं पैसा कहीं गहराई में ना उतर जाए जो वापस ना आ पाए। तो इसमें दिक्कतें यही थी कि उसको हम कितना ऑथेंटिक बनाएं और कितना इसको महसूस करके बनाएं। तो उसमें उन चीज़ों में पैसा खर्च करने के लिए बजट्स कम होते थे। रिसर्च पे हमने लिखा था, रिसर्च में इतने पैसे खर्च होंगे, उनका यार रिसर्च की क्या ज़रूरत। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो लखनऊ के लोगों से मिली। लखनऊ का एक एक बच्चा जो था, उसको लग रहा था कि ये उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है। हर शख्स ने मुझे मतलब अपने घर के दरवाजे खोल दिए, अपने जो पुरानी संदूक हैं उसमें से चीज़ें निकाल के दी। मतलब यू कांट इमेजिन कि कितना मुझे इसमें सहयोग और सपोर्ट मिला, क्योंकि जिससे मैं मिलता हूँ वो मेरा मतलब प्याला लबरेज कर देता है कि कुछ ऐसा कह के उमराव जान के बारे में जो मैंने सोचा भी नहीं था। उमराव जान का जिक्र कई तरीके से होता है, मुकाबले में भी होता है और मतलब उसमें भी होता है, क्या नाम है, जिसके जो शबाहत है, हाँ, उसकी तमाम एंगल्स से उसका जिक्र होता है। और जो सबसे प्यारा जिक्र होता है वो यही होता है कि इतनी मासूमियत से उसकी लोग तारीफ करते हैं कि मैं मतलब बिल्कुल भावुक हो जाता हूँ। आपने जिस तरह से अवध के कल्चर को जिया, महसूस किया और आपके कामकाज में वो कल्चर पूरी तरह झलकता है, आपको क्या लगता है कि उमराव जान बनाने के बाद आपने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें क्या इन संस्कृतियों का या आपकी इस सोच का या आपकी इस क्रिएटिविटी का कितना योगदान रहा? अवध का जो सबसे बड़ा हथियार है वो वहाँ की तहजीब है, और वो तहजीब जो है वो हर जगह आदमी के काम आती है। जब मैं कश्मीर में जूनी बना रहा था तो लोगों ने कहा, आप अवध को छोड़ के कश्मीर में क्यों काम कर रहे हैं? तो मैंने उस वक्त मेरे जहन में ये आया कि ये अवध की तहजीब जो है, ये मुझे दूसरे की तहजीब का सम्मान करने का एक जज्बा दे रही है। तो दूसरे की तहजीब को सम्मान देना मुझे लगता है ये तहजीब का सबसे बड़ा मेयार है, और यही मेरे बार बार काम आता है। अगर मेरे पास अवध की तहजीब ना हो तो मैं बिल्कुल ही एक जानवर हो जाऊंगा। तो जो एक आदमी को एक लगता है कि एक लामहदूद सोच, लिमिटलेस विजन जो है वो तहजीब से ही मिलती है। आज का जो दौर है उसमें आपको क्या लगता है कि हमारे जो देश की जो तहजीब है, जो गंगा जमुनी संस्कृति की हम बात करते हैं और जिस एकता और साथ में मिल के चलने की बात करते हैं, आज के दौर में उसको कितना बड़ा खतरा आपको नजर आता है? इसको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक धर्म जो है
उसकी अगर आप महानता घटा के उसको आप बौना बना दें तो क्या बचेगा आप पास? वो कोई भी धर्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही महान देश है, उसमें इतनी बड़ी सोच है, इतनी बड़ी फिलॉसफीज हैं कि हम मतलब किसी और मुल्क से इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। और वो चीज़ अगर जिंदा रहेगी तो ही हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ को जिंदा रखना है, इसमें हमें दूसरे का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे का दर्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके दर्द से ज़्यादा दूसरे का दर्द जो है वो देश को बनाता है। लेकिन जो सियासत की जो मौजूदा स्थिति है, सियासत तो आती जाती रहती है, देश कायम रहेगा। मुझे लगता है उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो अब मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहेगी, इश्क कायम रहेगा, प्रेम कायम रहेगा, और यही चीज़ जो है इंसान को ज़िंदा रखेगी। ये शाहीन बाग को लेकर के जो चीज़ें अभी पूरे देश भर में जिस तरह से एक चेतना की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और ख़ास तौर से महिलाओं का जो एक प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दर्द तो दर्द होता है। जहाँ भी आदमी के अंदर दर्दमंदी कायम रहना चाहिए। अगर आप दूसरे का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं तो एक गलत सिम्टम्स हैं समाज में। आपने भी कोशिश की थोड़े दिनों तक शायद सियासत से जुड़ने की, तो वो जो आपका अनुभव था वो क्या था और कैसा था, और क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको भी सियासत में जाना चाहिए? उस वक्त कुछ ऐसा समाज में तोड़फोड़ हो रही थी कि मुझे लगा कि सियासत ज़रूरी है। मैंने एक पैगाम मोहब्बत का पैदल सफ़र किया था, देवे से लेके अपने गांव कोटवारे तक, जहां एक मंदिर है विष्णु जी का जो हमारे पुरखों ने बनाया है, और मैं हर दरगाह हर मंदिर पे होता हुआ गया। तो मुझे लगा कि अवध में अब भी वो नरमी है, एक गांव के लेवल पे एक मोहब्बत है, एक दिल में गुताजी है, वो जिसको मैं देखना चाह रहा था। फिर एक सेमिनार हुआ कि 6 दिसंबर को क्या टूटा, उसमें मैंने कहा कि देखिए 90% हमारे जो मित्र और रिश्तेदार हैं वो हिंदू हैं। अगर उनको आप हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा तो मैं बचूंगा 10%। अब 10% पे जीने का कोई तुक नहीं बनता। तो मैं जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे 2 चीज़ें मिली। मुझे एक तो बहुत गहरी दोस्तियां मिली जो आज भी जिंदा हैं, हर जहाँ से लड़ा, और दूसरा ये एहसास मुझे मिला कि मैं तो सबका हूँ, मैं किसी एक पार्टी से क्यों लड़ूँ। मेरी तो पार्टी ही इंसानियत है। अब इंसानियत को मैं अगर एक पार्टी का नाम दे दूँ तो वो डिफीट हो जाएगी। इंसानियत को तो अमल में लाके ज़िंदा रखना है, और मैं सिर्फ अपनी कला से रख सकता हूँ। मेरे पास कोई और दूसरा अपनी तहजीब से रख सकता हूँ। यही मेरे पास एक हथियार है। हर इलेक्शन में कोशिश ये होती है कि भाई कलाकारों के उनके जो कद का इस्तेमाल किया जाए, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाए, वो कहाँ तक सही है? ये पहली चीज़ तो ये कि कद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इंसान होता है, और इंसान एक रास्ता होता है इंसानियत का, और अगर एक लीडर का कद इतना बड़ा हो जाए कि आप खुद बौना महसूस करने लगें तो क्या फ़ायदा हुआ। तो मुझे तो लगता है कि हमारे पास कोई ऐसे कद्दावर लीडर नहीं है जिनको हम जो ये कह सकें कि मेरा कोई कद ही नहीं है, तो मैं किसके पीछे जाऊं, है कि नहीं। आप एक फिल्मकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, और फैशन में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है। आपने फैशन डिज़ाइनिंग को भी एक बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की। तो इन तमाम क्षेत्रों में काम करते हुए आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबको एक साथ जोड़ती है? ये जो आपने कहा सबको एक साथ जोड़ती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं फैशन एक बड़ा लफ्ज़ भी है और एक छोटा लफ्ज़ भी है, लेकिन इंसानियत जो है और कला जो है ये बड़ी चीज़ है। तो मैंने जब मेरे फादर का जब इंतकाल हुआ, तो जब मैं लौटा कोटवारे, तो मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे ये लोग जुड़े रहें।
तो मैंने एक द्वार पे रोज़ी का कॉन्सेप्ट निकाला और उसमें मैंने फिर खुद स्केच करके लोगों को चीज़ें देने लगा कि दस्तकारी में उसको ढाला जाए, तो एक हुस्न पैदा किया जाए जो लोग उसको सराहें और एक सस्टेनेबल एक चीज़ बने। तो उसी से फैशन पैदा हुआ, उसी से डिज़ाइन पैदा हुई मेरे लिए। फैशन मेरे लिए कोई एक वो नहीं, वो एक अलग सी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने कहीं स्टडी की हो, वो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, ज़िंदगी से जोड़ने का एक तरीका है, एक आम आदमी को इंडिपेंडेंट बनाने का एक तरीका है। और आपकी पेंटिंग? और पेंटिंग तो एक मेरी रूह है, मैं तो बचपने से पेंट करता आ रहा हूँ, यही हमें हमारा साथ देती है हमेशा। मैं फिल्म बनाता हूँ तब भी मैं पूरी फिल्म को स्केच और पेंट करता हूँ। तो ये कलम जो है ये मेरी तलवार है, और पेंटिंग अगर मैं ना करूँ तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। कश्मीर को लेके भी आपने बहुत काम किया, कश्मीर को महसूस किया। आज का जो कश्मीर है आज के दौर में, उसमें वहाँ क्या लगता है कि वो कश्मीर बचा रह गया है या अभी उसमें कुछ होना बाकी है? देखिए, इंसान को कोई, और इंसानियत को और इंसान के दर्द को कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन महसूस कितना किया जा सकता है और पेश कितना हो सकता है दुनिया के सामने। जितना दर्द आप बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसमें पावर बढ़ेगी लोगों तक पहुंचने की, और एक वक्त आएगा कि जब कश्मीर का दर्द दुनिया महसूस करेगी। हम लोग कश्मीर तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो तहजीब है, उनका जो कल्चर है, वो जो लोग हैं जो उनके अंदर एक दिल धड़कता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं या नहीं। एक शेर है ना, सरवो समन भी मौजे नसीमे सहर भी है, ऐ गुल तेरे चमन में कोई चश्म तर भी है। आज के दौर में आपको कोई शायरी ऐसी, इसके अलावा, कश्मीर के अलावा, ओवरऑल जो देश का हाल है, ऐसे दौर में आपको कुछ किसी की पंक्ति याद आती है? वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में, बंद रखिए अपने जख्मों की ज़बान शहर में। और पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियाँ, आशियाँ दराशियाँ दराशियाँ शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फर साहब।